नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश का नंबर 1 डिबेट शो, जिसमें आज का मुद्दा है उज्जैन में तालिबान के समर्थक पाकिस्तान की गूंज ने देश को हिला दिया है। दाना हिंदुस्तानी, गाना पाकिस्तानी। एक बार फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का जुन्न निकल आया है। उज्जैन में मुहर्रम से एक दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो देश की फिजा में जहर घोलना चाहते हैं? वो कौन है जो आतंकवादियों के समर्थक पाकिस्तान की जय के नारे लगा रहे हैं? वो कौन है जो आतंकवादियों के रहनुमा के बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ और भी कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इसे कहते हैं खाना देश का और गाना पड़ोसी का। उस पड़ोसी का जहां आतंकवाद पनाह लेता है, उस पड़ोसी का जिसकी रगों में दहशतगर्दी का खून दौड़ता है, उस पड़ोसी का जो बरसों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजकर दुनिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करता रहा है, उस पड़ोसी का जिसके हुक्मरान को वहीं के लोग तालिबान खान के नाम से भी पुकारते हैं। बात उज्जैन की। मौका मुहर्रम से ठीक एक दिन पहले का है, लेकिन नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लग रहे हैं। आरोप है कि थाना खाराकुंम क्षेत्र में मुहर्रम से एक दिन पहले ताजिया भ्रमण के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। देश विरोधी नारे की गूंज पुलिस तक पहुंचते ही मामला गर्मा गया। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग को खंगाल रही है जिसमें गुनाह दर्ज है। इस मामले में उज्जैन पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। हम लोग उसको पूरा क्या कहते हैं कल ही केस रजिस्टर किया है और अभी जब तो हम लोगों ने जिनको चिन्हित किया है उनके साथ में और 4 लोगों की अभी हम गिरफ्तारी कर चुके हैं। हमारा उसका पूरा जो वीडियो फुटेज है और बाकी सब जो डिटेल्स एविडेंस है उनका एनालिसिस चल रहा है। इसमें जो भी लोग होंगे जिनके द्वारा इस तरह की गतिविधियां की उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की वजह से किसी भी तरह के जुलूस और रैली पर बैन है, लेकिन कुछ युवक मुहर्रम का घोड़ा निकालने की मांग पर अड़ गए। प्रशासन ने जब इसकी इजाजत नहीं दी तो वो सारी हदें पार कर रहे हैं। इसके बाद तो मध्य प्रदेश की सियासत में भी बयानों की बारिश शुरू हो गई। ये मुगालते में कि आज कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुगालते में मत रहिए, खूब नवाजे पढ़ो, खूब कुराने पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो कुचले जाओगे। कानून का डंडा चलेगा, सिकंजे होंगे, नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, घर भी तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में तालिबानी भाषा, पाकिस्तानी भाषा, आतंकवाद को समर्थन करने वाली भाषा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में इस तरह के देश विरोधी नारे लगना ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। पुलिस प्रशासन की पोल खोलते हैं इस तरह के मामले। शिवराज सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कैसे ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं जो हमारे देश के अंदर देश विरोधी नारे लगाते हैं। देश की फिजा बिगाड़ने की इस कोशिश पर मध्य प्रदेश के सीएम ने प्रहार किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि तालिबानी मानसिकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल इतना कहना चाहता हूं, उज्जैन में जो घटना हुई है, हमने सख्त स्टैंड लिया है। लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। आतंक के खिलाफ देश लंबी लड़ाई लड़ रहा है। 4-4 जंग में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है। वो लगातार आतंकियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद किस मुंह से कोई कहे? जाहिर है ये नारेबाजी देश की आबो हवा को बिगाड़ने की एक साजिश हो सकती है।
ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों की शिनाख्त करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो भारत के ताने बाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इस तरह का नारा लगाना देश के साथ गद्दारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन आखिर सरकार की ओर से क्यों नहीं लिया जाता, ताकि कम से कम नजीर बने और दोबारा ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और साथ ही राज्यसभा के सांसद है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना पीर अली कादरी, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वीएचपी की ओर से विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि आपकी ही सरकार है मध्य प्रदेश में और इस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं, बताइए इस देश को कि अब तक क्या कार्रवाई इस तरह के लोगों, ऐसे गद्दारों के खिलाफ आपकी सरकार की ओर से की गई है? कहीं भी ऐसी चीजें जब दिखती हैं जहां पर गद्दारी हो, देशद्रोही का मामला हो, देश के साथ गद्दारी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कितना भी मजबूत हो, किसी पार्टी से भी जुड़ा हो, किसी समुदाय से भी जुड़ा हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हो, देश के साथ अगर विश्वासघात किया, उसके साथ हम कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो सख्ती से निपटते हैं और वैसे ही निपटा जाएगा ऐसे लोगों से जो देश के साथ गद्दारी करने का। और सही है, बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस तरह की नारेबाजी होती है तो यकीनन एक तो उकसावे का काम, देशद्रोह और इस तरह के कार्यक्रम में यानी कि माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तो कार्रवाई की जाएगी, माहौल बनाया जाएगा, स्थिति बेहतर की जाएगी। सर किया क्या है ये बताइए ना आपने। चित्रा जी, आपने अभी सुना मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने कहा कुचल दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, संजीदगी से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो देश के लोगों की चिंता, चाहे किसी समुदाय, किसी वर्ग का हो, उसकी चिंता करता है, और ये आपको देखा है जब महामारी में घर घर तक राशन पहुंचाने और सब काम करने के। लेकिन एक चीज जो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं वो देश के साथ गद्दारी, और उसके साथ हम सख्ती से निपटते हैं। ये इसी सरकार, इसी पार्टी का किरदार है, ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी और पार्टी ने ऐसा कभी नहीं दिखाया जो हमने किया है। ठीक है, अभय दुबे जी वो निशाना साध रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का ही ऐसा है जो सख्त कार्रवाई करती है, किसी और की सरकार होती तो छोड़ दिया जाता उनको। चित्रा जी, हम दृढ़ता से ऐसी गतिविधियों की न सिर्फ खिलाफत करते हैं बल्कि कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कह सकती है, जिसके खुद के संगठन में आईएसआई और पाकिस्तान की जासूसी करने वाले मध्य प्रदेश के वो नेता को भूल गए, आपके आईटी सेल के ध्रुव सक्सेना को भूल गए, आप बजरंग दल के बलराम को भूल गए। 11 लोग पकड़ाए जफर इस्लाम साहब, और आपकी सत्ता की सरपरस्ती में उनकी जमानत भी हुई। फिर से हमारी सरकार आई, हमने गिरफ्तार करके बताया। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बोलती है? 5 सिमी के दुर्दांत आतंकवादी, जानती है चित्रा जी क्या किया इन्होंने मध्य प्रदेश में 26 जनवरी की छूट माफी योजना आतंकवादियों पर लागू कर दी। 11-12 में 5 आतंकवादी छोड़ दिए इन्होंने। इन लोगों ने जो 5 आतंकवादी छोड़े, उन पर हमने, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एतराज जताया कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 के तहत इन पर कार्रवाई की है। बेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कार्रवाई करने वालों को कैसे छोड़ सकते हो? आखिरी बात देखिए, आज देश को जानना चाहिए कि ये जो तालिबान है, इसका यहां आने का रास्ता साफ करने वालों में मोदी सरकार भी है। 29 जनवरी 2020 का जो अमेरिका का अनुबंध है, उसमें साफ कर दिया कि 5000 तालिबान के आतंकवादी छोड़ेंगे, तालिबान को अफगान में सत्ता में शामिल किया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस और सारे देशों से उस तालिबान को रिकॉग्निशन मिलेगी। इस पर जब सवाल पूछा तो एमईए ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये जो दोनों एग्रीमेंट हैं, ये पीस और स्टेबिलिटी जनरेटेड बाय दीज एग्रीमेंट्स। उन्होंने कहा कि तालिबान के आ जाने से शांति आएगी। शर्म नहीं आएगी आपको जरा भी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं जफर इस्लाम साहब, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद स्थापित हो जाए। ठीक है, जल्दी से जफर इस्लाम साहब। देखिए चित्रा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही इस बारे में चर्चा की, पूरी दुनिया को बता दिया, एक प्लेटफॉर्म से बोला, चाहे सिर्फ
पार्टी के अंदर नहीं, ये सरकार के कुछ मंत्रियों के बीच में नहीं, पूरे दुनिया को सुना के कहा कि ऐसे आतंकवादी संगठन जो तो ये क्या किया फिर आप लोगों ने? और उसके ये क्या किया बताइए ना देश को। एक मिनट सुनिए, उसके बेसिस पे अगर वो कैप्चर करती है, नाम तक नहीं लिया, सरकार को गिराती है, तालिबान शब्द तक नहीं निकला प्रधानमंत्री जी के मुंह से, दिन वो क्या बात करते हैं नहीं करेगी। अरे एक मिनट सुनिए, पाकिस्तान जाके आपके लोग, आपके बड़े बड़े लोग जो है, नहीं बड़े बड़े लोग जाके जासूसी करने वाले लोगों, ISI की जासूसी करने वाले लोग, जब हम लोग इस तरह के बयानों में फंस जाते हैं ना, प्लीज जफर इस्लाम साहब आपके लिए भी, अभय दुबे आपके साथ सुनिए मेरी बात, आप दोनों नहीं सर सुनिए ना आप लोग मेरी बात। तो फिर इस मुद्दे को भटकाकर, एक सेकेंड सर प्लीज, इस मुद्दे को भटकाकर आप दोनों ही लोग जो देश के गद्दार हैं पहले उन पर आइए ना कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप बोले ना कि उनके, नहीं सर सुनिए, आप दोनों लोगों की ही जुबान एक जैसी होनी चाहिए कम से कम इन देशद्रोहियों को लेकर, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि अभी मौजूदा मामला ऐसा है अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह के जो जहर उगलने वाले जुबान हैं वो देश में व्यापक तौर पर फैल जाएंगे। और मौलाना पीर अली कादरी साहब, अब आपके पास आते हुए जरा बताइए क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों पर जो खाते यहाँ का है और गाते पाकिस्तान का है? दाना हिंदुस्तानी, गाना पाकिस्तानी। गाना पाकिस्तानी जो भी गाएगा उसको पाकिस्तान भेजने देना अपना ये कहना है। वहाँ सवाल के उज्जैन का जो वाकया पेश आया, मोहम्मद के जुलूस की जो बात की जा रही है, तो पहले उस वीडियो की सही तरह से जांच होनी चाहिए और जो कोई भी कल्प्रिट निकले, जो कोई भी वहाँ पर फतवार निकले, उसके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये कौन लोग हैं सर? मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं ना, ये कौन लोग हैं? आप कह रहे हैं वीडियो की जांच करवाइए, वीडियो की जांच होनी चाहिए, लेकिन चूंकि 4 की गिरफ्तारी हो गई है और कहा जा रहा है कि वीडियो सच है, उसी के आधार पर तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना वहां पर। अगर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में किसी वीडियो को देखकर 4 लोगों को वो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी जमात है। ये कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की चीजों को अमल में लाकर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नाम और शोहरत कमाते हैं और इनको पाकिस्तान इतना प्यारा लगता है? ना सुनिए, आप तो बोल चुके हैं, आप मुझे भी मौका दीजिए तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को बख्शना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन वीडियो की जांच की जो बात मैंने कही इसीलिए कि कई मुस्लिम युवकों को टेररिज्म के नाम पर जेल की 40 कोठरियों में बंद कर दिया गया। हर से वो जेल में बंद होने के बाद फिर उनको न्यायालय से इंसाफ मिला, वो बाइज्जत बरी हुए। अब यहाँ पर भी सर सुनिए ना, एक बात, आपकी बात महत्वपूर्ण है, मैं जफर इस्लाम के पास जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी अगर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए फिर तो आप लोग यही कहेंगे, ना कि देखिए मुस्लिम युवकों को फंसाया जा रहा है। आप लोग स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं कहते हैं वीडियो की जांच होनी चाहिए, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर कैसे कोई लगा सकता है? किसी की इतनी हिम्मत और हिमाकत कैसे हो सकती है? और आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्यों नहीं रोकते हैं इस तरह की चीजों को? मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ। सुनिए, पाकिस्तान का नारा लगाने वाला हमारे देश में नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूँ, आपके सुर में मिला रहा हूँ इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो नारा लगाएगा वो हमारे देश का गद्दार है, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सही माना में इस केस की तहकीकात होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। अब सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ, तो फिर ऐसे लोगों की पहचान करके और वीडियो की सत्यता की जांच करके जो दूध का दूध है वो पानी का पानी देश के सामने रखे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने इसी के साथ आशंका भी जताई है कि चूंकि कई मामलों में मुस्लिम युवकों को फंसा दिया जाता है, तो इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन अनुराग भदौरिया आपके पास आते हुए, विनोद बंसल जी उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। अनुराग भदौरिया जी, और आपके तो सांसद महोदय, उनको तो तालिबान इतना प्यारा लगता है कि स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना कर देते हैं और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आता है। तो आपके वहां भी भरे पड़े हैं ऐसे लोग जिनको तालिबान से इतना ज्यादा प्रेम है। आप सुन लीजिए, सब आप ही बोलेंगी तो हम लोग को क्यों बुलाया गया है भाई? सवाल तो आप ही से किसी ने यहाँ पे बोला कि सुन तो ले, किसी ने आपको बोला, 3 लोगों ने बोला, सबने यही बोला जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सब इसके साथ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ,
कड़ी से कड़ी सजा देगा कौन? सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, जहां आगरा में समाजवादी पार्टी की रैली में घुस के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, पंकज सिंह, दीपक, मधुकर सिंह, क्या हुआ? उनको जमानत दे दी गई, छोड़ दिया गया उनको? क्या कार्रवाई की बताएंगे? जफर इस्लाम यहाँ बैठे हैं, आप जिंदाबाद का नारा आप यहाँ पे लगा और आपने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आज उज्जैन में हुआ, इसके मतलब आप कार्रवाई करते नहीं है। ठोक के कार्रवाई करोगे तो जिंदाबाद का नारा कोई नहीं लगाएगा। तो क्या आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हो? कार्रवाई करने के नाम पे सिर्फ आप यहाँ पे मीडिया में न्यूज बनाना चाहते हो। कार्रवाई कीजिए ना। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लग रहा है? भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है या पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगा? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये राजस्थान में, महाराष्ट्र में या दूसरी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां क्यों नहीं लगता? इसलिए मैं जानना चाहता हूं, अगर थोक के कार्रवाई आप कर दोगे, इन जो पाकिस्तान के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जिनका नाम अभी हमने लिया, अगर इस पे कार्रवाई करती होती तो लोग हिम्मत बीजेपी को कार्रवाई नहीं करते हो। ठोक के कार्रवाई कीजिए। किसने आपको मना कहा यहाँ कार्रवाई करने से? आप टीवी चैनल पे आप इनके बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाते हो खाली कहानी बताने के लिए, कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? कार्रवाई कीजिए। अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, वो कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या बीजेपी को सूट करता है जब इस तरह की नारेबाजी होती है तो फिर माहौल बनाने में? जफर इस्लाम साहब। चित्रा जी, इनके ही शफीकुर रहमान या क्या नाम है उनके एमपी को, जल्दी बुजुर्ग आदमी है, लेकिन जल्दी उस पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई का जो इशारा कर रहे हैं शफीकुर रहमान जी पे। अरे भाई आप बताओ ना, उज्जैन में, आगरा में, इधर उधर में भटको, ये जो आपकी आदत है भटकने की, आपके सांसद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। अनुराग भदौरिया बोल दीजिए, बोल दीजिए 2-4 लाइन एक बार सुन लीजिए, फिर ब्लॉक रही एक बार नहीं जफर इस्लाम साहब, अगर आपकी सरकार रहते हुए इस तरह की नारेबाजी हो रही है तो पूछा जाएगा ना कि क्या बीजेपी को सूट करता है इस तरह का नारा, और उसके बाद फिर वो माहौल बनाती है। ठीक है, आर्य प्लीज अनुराग भदौरिया एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर बोलिएगा। ठीक है, 10 बार आपने कह दिया कार्रवाई करनी चाहिए, मैं पूछ लेती हूँ। और आपके सांसद के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है शफीकुर रहमान बल के खिलाफ, तो बोलिए कि उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? अनुराग भदौरिया क्या होना चाहिए? जो तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करता हो, ऐसे शख्स के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो नहीं बोलेंगे आप? जफर इस्लाम साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास बीच के किसी के टीका टिप्पणी नहीं कर रहे और कोई मना कीजिए बीच में टोकने से, कोई सुन नहीं पाता, आपके दर्शक देख नहीं पाते। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इनकी जो चाहत है, जिन्होंने इशारा किया शफीकुर रहमान पे कार्रवाई करने की, तो जरूर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में उज्जैन में अगर हुआ है तो वहाँ लोग गिरफ्तार हुए, बाकी इंक्वायरी चल रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं इशारा नहीं, मैं अरे कहा जा रहा है कि थोड़े दिनों के लिए माहौल बनाने के लिए गिरफ्तारी होती है, बाद में फिर छोड़ दिया जाता है। ये तो इसका वर्जन है। हकीकत तो आपके सामने है कि गिरफ्तार हो चुके हैं लोग, और इनके ही पार्टी के लोग हैं, उनके बारे में इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। इनको सबसे पहले कंडेम करना चाहिए शफीकुर रहमान का स्टेटमेंट। क्या इन्होंने कंडेम किया स्टेटमेंट को? क्या इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कि नहीं ये गलत है और ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं हमारे मुखिया? ये सब राजनीति। ठीक है, एक लाइन में अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, उसके बाद में विनोद जी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया एक सेकेंड। अच्छा हुआ ना देशद्रोह का मामला बख्श साहब के खिलाफ दर्ज हो गया, कम से कम आगे इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे, है ना? तालिबानियों की तुलना नहीं करेंगे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों से। सर सवाल का सीधा जवाब, भदौरिया साहब सवाल का सीधा जवाब। आपका सुन लिया सवाल, आपका सवाल सुन लिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। मैंने आपने बोला पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा हिंदुस्तान में जो लगाएगा उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम सब इसके साथ हैं। नहीं बोलेंगे बर्ग साहब पर नहीं बोलेंगे अभी। विनोद बंसल जी, क्या दीपक के साथ जिन्होंने नारा लगाया था, जयप्रकाश के साथ जिन्होंने आगरा में नारा लगाया था समाजवादी के, उसमें रैली में घुस गए। बिल्कुल, पाकिस्तान के पक्ष में अगर इस तरह की नारेबाजी होती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई उन लोगों के साथ भी होनी चाहिए जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना। एक सेकेंड सर, अनुराग भदौरिया आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो तालिबानियों से हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना करते हैं? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप? ठीक है, समझ गए मैं आपकी बात। बार होनी चाहिए, ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। आतंकवादी संगठन या आतंकवादियों का समर्थन जो भी करता है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हमारे लोगों को मार कर जाता है, यहाँ पर उसके जिंदाबाद के नारे लगते हैं। विनोद बंसल जी, लेकिन सच्चाई तो ये भी है आप लोगों को बहुत सूट करता है। प्लीज अनुराग भदौरिया।
ठीक है, मैं पूछूंगी। अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के दौरान ही, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो या बाकी हिस्से, सिर्फ वहीं पर इस तरह के नारे क्यों लगते हैं? वो आप लोगों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान नहीं हुआ क्या? वहां तो जिहादियों की सरकार थी, जिहादी उनके कैबिनेट में बैठा हुआ था और साफ साफ जो है ना हिंदुओं को गाली देता था, हिंदू बहनों के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग करता था, मैं आपके चैनल पर बता भी नहीं सकता क्योंकि आपका सरकार में बैठा था। और देखिए, अरे भाई वो अभी जेल में है, तो सब दुनिया जानती है, आप तो श्री दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। वो जो सारी यूनिवर्सिटी उनकी तोड़ी जा रही है उसमें, ये सबको पता है उसका। लेकिन मुझे बताइए, एक नहीं था, ये तो वो लोग हैं जो नियत राम भक्तों को गोली चलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लहराए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये मानसिकता कैसे विकसित हुई भाई? ये मुहर्रम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की जो मानसिकता कहां से विकसित हुई? ये कांग्रेसी, सपाई और ये बसपाई लोगों के ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और जिहादी तुष्टीकरण की नीति के कारण ही तो संभव हो पाया। अन्यथा तो आप मुझे बताइए कि जिस दिन ये घटना घटी, क्या उसी दिन गिरफ्तारी नहीं हो गई? ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। मैंने हालांकि उसको उसी दिन, आपको याद होगा, मैंने कल ही जो है उसको गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया। लेकिन क्या इन दोनों में से किसी ने ट्वीट किया? मुझे बताइए, किसी ने पूछा क्या इस बात को लेकर के? इनके आखिरकार वो जो राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी, इन्होंने कुछ बोला क्या आज तक? बोलना चाहिए इनको, नहीं बोलना चाहिए? आखिरकार समाजवादी के जो हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं वहां पर, वो जो टीपू सुल्तान, वो जिसको टीपू बोलते हैं, अपने आप को टीपू बोल के गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो उन्होंने कभी कोई एक ट्वीट भी किया क्या? क्यों नहीं मांग करी उन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर? अनुराग भदौरिया को भी दिखाइए। ठीक है, आपका जिन लोगों से सवाल है मैं जवाब ले लेती हूँ इनसे। नहीं सुनिए, मैं देखिए बड़ी मजेदार बात देखिए चित्रा जी, इनको भाषा का ज्ञान नहीं है। किसी का नाम टीपू सुल्तान बोल देंगे, इनका भाषा तो पहले सीखो प्रभु। अरे हिंदुस्तान की संस्कार सीखो कि भाषा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गलत कहते रहेंगे। सरकार का इकबाल होता है कि नहीं? शासन प्रशासन की ताकत होती है कि नहीं? किसी की हिम्मत, एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो हिंदुस्तान की जमीन पर खड़ा होकर हमारे दुश्मन देश का इस तरह से नारेबाजी करता है? यही तो मेरा सवाल है। ठीक है, मैं जवाब दे रही हूं। ठीक है, आपकी बात इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? आखिरकार बिल्कुल ये होनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ उसके लिए सरकार भी कमजोर नहीं है, मैं कहूँगा आपको। लेकिन सरकार ने जो कार्रवाई की जब ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है। अरे प्लीज ये लोग जो है ये खुद चिल्लाते भाई, आपकी हिंदुस्तान के ये खुद चिल्लाते, तब ये कहते हैं विरोध वर्षा जी। लेकिन जिनको आप बता रहे थे कि देखिए जिहादी बैठे हुए हैं, वो लोग तो जनता के से चुन कर आए थे ना, वो तो चुनकर आए थे, चुनाव जीत कर आए थे। चुन के आए थे, कुछ नहीं पता। ये जनता को जीत कर आए थे। ये जनता को ठग कर आए थे, जनता को जीत के नहीं आए। अगर जनता को जीत के आना होता तो उनकी आज स्थिति नहीं होती। मैं आपसे वर्ग पर सवाल पूछ रही हूँ, आप जा रहे हैं रामचरितमानस पर। आप एक बार अनुराग भदौरिया एक बार बोलिए ना, अनुराग भदौरिया एक बार बोलिए ना कि वर्ग साहब ने गलत बयानी की। इनका वॉल्यूम बंद नहीं होगा। अनुराग भदौरिया बोलिए कि गलत बयानी की है वर्ग साहब ने। आप बोलिए समाजवादी पार्टी नहीं सहमत है, उन्होंने गलत बोला। चिल्ला रहा है पीछे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी महान थे, हैं और रहेंगे। आप बोलिए कि तालिबान आतंकवादी है, था और रहेगा। क्या दिक्कत है ये लाइन बोलने में? सुन तो लीजिए, आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं? ये क्या एजेंडा हुआ? देश के खिलाफ इस तरह का बयान सामने आएगा और हम लोग बोलेंगे नहीं? पलट के आपसे सवाल पूछे तो आप कहेंगे एजेंडा मत चलाइए। बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। अनुराग भदौरिया सवाल पूछ रही हूँ कि हिम्मत कैसे होती है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबानियों से करने की? हिम्मत कैसे होती है? अरे बिल्कुल हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत है ना? हिम्मत पर मत जाइए, बिल्कुल हिम्मत है अनुराग भदौरिया। और मैं पूरी उम्मीद करती हूं आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। बर्क साहब पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? उन्होंने क्यों हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना आखिर आतंकवादियों से, तालिबानियों से की? लेकिन बीजेपी से भी सवाल है कि आपकी तो इतनी ताकतवर सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की हो या फिर यूपी की हो या फिर किसी और प्रदेश की, वहां पर इस तरह के नारे लगते हैं और कुछ दिन के बाद छोड़ भी दिए जाते हैं, या वहां पर इस तरह के नारे लगने की हिम्मत और हिमाकत कैसे कर दी जाती है? क्या बीजेपी को ये चीजें सूट करती हैं? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दाना हिंदुस्तानी गाना पाकिस्तानी, इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर इतनी हिम्मत और हिमाकत, इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि हिंदुस्तान की जमीन पर खड़ा होकर पाकिस्तान के
पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश और वहां को लेकर जिंदाबाद लगाने की कोशिश की जाती है। उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है। जफर साहब, मैं आ रही हूं अभय दुबे जी, लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, दरअसल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही कुछ राज्यों में इलेक्शन की तारीख नजदीक आती है, ध्रुवीकरण का माहौल बनाने के लिए इस तरह की तस्वीरें भी देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आने लगती हैं जो आपको सूट करता है। देखिए चित्रा जी, आप मीडिया चैनल में हैं, आप सच्चाई दिखाती हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी चीज में भी आप कटघरे में अपोजिशन खड़ा करना चाहे, उस पर डिबेट हो सकता है। चाहे अपोजिशन के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं एग्री करेंगे, लेकिन एक चीज पे भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। वो नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने कि वो पार्टी है जो कभी भी देश के हित से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और देश द्रोहियों से कभी उससे सख्ती से ही निपटती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है, और देश का हर बच्चा भी अगर आपसे पूछे कि कौन एक ऐसी पार्टी है जो देशद्रोहियों से सख्ती से निपटती, तो कांग्रेस का नाम नहीं आएगा, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आएगा, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं आएगा, टीएमसी का नाम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल है वो भारतीय जनता पार्टी है। जवाब ले लेते हैं अभय दुबे जी। वो तो कह रहे हैं कि देश को लेकर जब भी किसी एक पार्टी की बात आती है तो कोई बीजेपी पर सवाल नहीं खड़े कर सकता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ। और मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि तालिबानी मानसिकता का कोई भी होगा उसको कुचल दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का ये बयान है। चित्रा जी, आपने बहुत प्रासंगिक सवाल पूछा कि आखिर हिम्मत कैसे हो जाती इन लोगों की। ये बात बिल्कुल सही है। ये घटना होते ही मैंने वहां कलेक्टर से बात की, बड़े हार्डकोर ऑनेस्ट ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि अभय जी 1 घंटे में हमने वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। मगर साहस क्यों होता है? साहस इसलिए होता है जफर इस्लाम साहब कि जब आप 26 जनवरी पर 5 आतंकी, फिर नाम लेता हूं, परवेज, अयाज, अकबर, इरशाद, मेहरुद्दीन को सजा माफी दे देते हैं 26 जनवरी के अवसर पर। दूसरी बड़ी बात, क्यों साहस हो जाता है? क्योंकि ध्रुव सक्सेना जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, बीजेपी के आईटी सेल का, बजरंग दल का बलराम जब पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, उनकी जमानत हो जाती है आपकी सत्ता की वजह से, इसलिए इनका साहस होता है। चित्रा जी, मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों पर तो देशद्रोह का केस लगेगा, लेकिन देश प्रेम का केस मोदी सरकार के खिलाफ हम रजिस्टर करेंगे क्या? मैं आपको बताता हूं, इंट्रा अफगान निगोसिएशन, राज्यसभा में जवाब दिया कि वहां जयशंकर प्रसाद जी गए थे, वहां तालिबान नहीं था। अभी इसी पे रहते हैं, तस्वीरों पर रहते हैं। नहीं, सरकार क्या करे? एक सेकंड अभय दुबे जी, सरकार क्या करे? अगर वो कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर डाल दे तो फिर अलग अलग तरह के लोग आ जाते हैं, कुछ अवार्ड वापसी गैंग आ जाती है, कुछ लोग कहने लगते हैं कि देखिए एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, सरकार का तो यही काम है, तो क्या करें फिर ये लोग? बताइए आप। चित्रा जी, यहाँ तो सवाल ही दूसरा है। यहाँ तो खुद मोदी सरकार तालिबान के समर्थन में खड़ी थी। जून में जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के प्रमुख हैं कतर के मजीद अल कतनी, उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद तालिबान से मिले, रिकॉर्ड पर। सरकार कहती है हम इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। राज्यसभा का जवाब मैंने पढ़कर सुना दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कतर के उप प्रधानमंत्री के बुलावे पर जयशंकर प्रसाद गए, वहां तालिबान से मुलाकात हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने छापा। ठीक है, तालिबान को लेकर हमने चर्चा की थी 1 घंटे पहले दंगल में। अभी हम ये जो देश के खिलाफ जो देश के गद्दार है ना, जरा उनका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। उसी मुद्दे पर रहते हैं, उसी मुद्दे पर। लेकिन आपने सवाल खड़े किए हैं, मैं जल्दी से जफर इस्लाम साहब 1 लाइन में जवाब दीजिए। अगर तालिबान को लेकर 1 लाइन में स्टैंड सरकार साफ कर देती तो ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनी होती। नहीं, तालिबान के बारे में तालिबान के बारे में स्टैंड क्लियर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बड़े साफ लफ्जों में कहा और हमारा स्टैंड क्लियर। लेकिन 2 चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए, सरकार को कोई पॉलिटिकल पार्टी को जो चाहे देश के अंदर में बोल दे, सरकार को अपने देश की जो इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके हर वक्त चलना पड़ता है। इसलिए कि इवॉल्विंग सिचुएशन में और डायनामिक सिचुएशन में सरकार जो कोई स्पोक्स पर्सन किसी पार्टी का नहीं कि दुबे जी आके कुछ बोल के चले गए तो गलत सही झूठ बोल तो सब कुछ चलेगा। ठीक है सर, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर विस्तार में जाएंगे तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे। प्लीज एक छोटा सा जवाब, जो विजुअल अभी चल रहे थे वो तस्वीरें फिर से दिखाइए। जफर इस्लाम साहब, किसी भी तरह की रैली की, जश्न की इजाजत नहीं थी, बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ था आपका प्रशासन?
देखिए, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि प्रशासन का जो उनका डायरेक्शन होता है और उसके बावजूद डायरेक्टिव के खिलाफ जाके कई बार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो समझ सकते हैं कि भावनाएं होती हैं, ट्रेडिशन होता है, हर एक राजनीतिक रैलियां निकल रही है, लेकिन लोगों की ये भावनाओं से जुड़ी है, ये भावनाओं से जुड़ी है, ट्रेडिशन से जुड़ी है, माँ दुर्गा के आयोजन पर प्रतिबंध है, लेकिन मूर्तियां तक नहीं बनने देते, राजनीतिक रैलियां हो रही है, माफ कीजिएगा। देश प्रेमी हो सकता है, वो आस्था के धुन में कभी आगे हिंदू धर्म के भी विरोधी हैं, लेकिन चलिए ठीक है, ये तो मैम नहीं, प्लीज। जुलूस रैली की इजाजत नहीं निकालने पर नारेबाजी और उसकी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे थे। चुन चुन कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जरूरत है अगर ये तस्वीरें पूरी तरह से सच हैं, क्योंकि वीडियो की सत्यता की जांच की मांग भी यहां पर की जा रही है इस्लामिक स्कॉलर की ओर से। लेकिन एक बार फिर से अनुराग भदौरिया आपके पास आते हुए, देशद्रोहियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे तालिबान की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कोई करे या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कोई लगाए। कोई भी चाहे तालिबान कर रहा हो उसके खिलाफ भी हो जाना चाहिए, रुकना ही चाहिए किसी के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान में न्याय चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में ये क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होती है, जहां चुनाव आने वाला होता है, वहीं पे नारे क्यों लग जाते हैं? आखिर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? क्या ये अपने मुझे बताइए कि से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? डीएम क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में तो चुनाव में अभी टाइम है, अभी कहाँ होने वाले मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, और कैसे आ जाएगी वहाँ पे? अनुराग भदौरिया, 2023 में इलेक्शन होगी मध्य प्रदेश में, अभी नहीं हो रहे हैं। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, आखिर क्यों? आखिर क्यों भीड़ इकट्ठी हो रही है? अनुराग जी बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं का सरकार को लेकर हम अगर रोज प्रदर्शन करने आते हैं तो आप हमें तब तो हमारी जनता की समस्या के लिए तो हमारी रैली नहीं निकालते, हम साइकिल यात्रा निकालते हैं, हम जागरण यात्रा निकालते तो हमारे हम जेल में डाल दोगे। इतनी बड़ी इकट्ठी हो जाती है, आखिर कैसे हो जाती है? प्रशासन क्या कर रहा है? और जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, हमेशा जो है ना बीन बजाते रहोगे तो काम नहीं चलने वाला। नारे क्यों लग रहे हैं, मेरा सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो जाती है? इसके मतलब सरकार निकम्मी है, सरकार चलने लायक नहीं है, सरकार चला नहीं पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है। या उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दिन दहाड़े महिलाओं को दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, इसके मतलब यहाँ भी सरकार फेलियर है। यहाँ भी रैली निकलती है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, ठीक है, लहरी निकालते हैं, बीजेपी को लेकर जवाब देंगे जफर खान साहब, लेकिन विनोद बंसल जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हो जाता है वहां इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है बीजेपी के लोगों की ओर से, और फिर कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं कार्रवाई करें ना चित्रा जी। और एक चीज चित्रा जी लगे कार्रवाई टीवी चैनल के डिबेट में क्यों मांग करते हैं चित्रा जी? उससे पहले क्यों नहीं मांग करते? मुझे लगता है डिबेट से पहले उन्होंने कार्रवाई की मांग नहीं करी। आखिरकार इन्होंने नहीं लिखा, क्यों छोड़ दिया? आखिरकार उन्होंने क्यों नहीं किया उनके खिलाफ? ये बताइए ना, कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, इन्होंने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? बर्क साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अनुराग भदौरिया, हिंदुस्तान नहीं देशद्रोही आपके सांसद मौलाना बर्क साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अनुराग भदौरिया, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कर। पूरा हिंदुस्तान कहता है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा हिंदुस्तान। जो वंदे मातरम का विरोध करे उसका क्या करना चाहिए? बीजेपी नहीं कहती है, क्योंकि बीजेपी को कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि बीजेपी कार्रवाई करना नहीं चाहती है। सूट करेगा सिर्फ वही लाइनें पूछ रही हो, बर्क साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आप नहीं बोलेंगे, मतलब है उनके खिलाफ भी बात नहीं करेंगे। उनका जो बड़बोलापन है ना रह रहकर सामने आता रहता है, और बहुत सारे बयान तो शर्मसार भी करते हैं। एक लाइन उस पर भी बोलते हैं, एक लाइन उस पर भी बोलते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया का अपना ही टेप रिकॉर्डर है, उस पर नहीं बोलेंगे। विनोद बंसल जी, ठीक है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। विनोद बंसल जी, तो करिए ना कार्रवाई, मना किसने किया है? विनोद बंसल के क्यों नहीं आप लोग इस तरह की एक बड़ी लंबी लकीर खींचते हैं ताकि कम से कम दोबारा किसी की हिम्मत ना होने पाए? क्यों दी जाती है खुली छूट देश के खिलाफ इस तरह के बयानों के लिए? इनको बोलिए, इनको बोलिए, बिल्कुल उनको बोलने दीजिए अनुराग, प्लीज। नहीं, लॉर्ड शिवा की आराधना की थी, प्रभुराम ने वो सुना दे। चलो छोड़िए डिबेट, यही खत्म करते हैं। प्रभुराम ने आराधना की थी, लॉर्ड की सुनाइए, चलिए। अनुराग भदौरिया जी, नमामि शमशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निकपलम नियम चिराकाश महाकाश भाष्य मजेम। आगे बोलो क्या था, बोलो आगे क्या था, अभी पता चल जाएगा कितने बड़े बनते हो यहाँ पे, फर्जी बन के बैठते हो। आगे क्या था बताओ, चाल लाइन आप सुनाओ, चाल लाइन।
आता है क्या? वाह भाई। किस विषय पर आप आए हैं डिबेट करने अनुराग? और विषय को कहां लेकर जा रहे हैं? और अपने सांसद के खिलाफ एक शब्द आपको बोलना नहीं है। एक टॉपिक सर एग्जाम में, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, जब हम कोई भी एग्जाम में बैठे जाते हैं या टेस्ट देते हैं या इस तरह के डिबेट में एक टॉपिक दी जाती है, उसी टॉपिक पर बात करनी होती है और हम इधर उधर जाते हैं तो हमारे नंबर कम हो जाते हैं। आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं अनुराग भदौरिया? प्लीज टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर रहिए। अब उनको बोलने दीजिए। विनोद बसर जी जल्दी से, फिर मैं मौलाना साहब आपके पास आऊंगी। प्लीज अनुराग भदौरिया ऑडियो डाउन कीजिए, वो बोलने नहीं देंगे। बोलिए विनोद बसर जी, कुछ कीजिए ना ऐसा ताकि दोबारा ऐसे हिम्मत ना हो लोगों की। बिल्कुल। देखिए विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही दिन प्रदर्शन किया। आपको याद होगा कल ही हमने इंदौर में प्रदर्शन किया, उज्जैन में भी किया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने, और हमें उनको आईना दिखा दिया। देखिए इसमें सरकार की भी कमजोरी नजर आती है, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं इसको साधुवाद देता हूं कि सरकार ने कम से कम कार्रवाई की और उनको पकड़ा। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया चित्रा जी। इनके शासनकाल में जो दो प्रवक्ता बैठे हैं, उन दोनों के शासनकाल में पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं। कभी नहीं पकड़ा गया थे दो, अभय दुबे जी भी बता रहे थे और अनुराग भी बता रहे थे, पकड़े जाते हैं फिर छोड़ दिए जाते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। मौलाना पीर अली कादरी साहब एक क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपका। कादरी साहब, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा चित्रा जी कि ये सीधे सीधे पॉलिटिकल गेम है और मुस्लिम मॉब में कुछ ऐसे लोगों को दाखिल किया जाता है जहां से हमारे अपने कौन दाखिल करवाता है? कौन दाखिल करवाता है? जाती है। अरे ये सिर्फ अभी सुन लिया ना आपने, जिस प्रदेश में चुनाव है बीजेपी आज तक करते आई क्या है? 2023 में चुनाव है, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश में। अभी क्या चल रहा है? आगरा का आपने वाकया सुना। बीजेपी चाहती क्या है? सिर्फ धर्म के नाम पर जो है देखिए अब यहाँ पे गोल गोल बातें आप करने लगे ना सर। आप हैं इस्लामिक स्कॉलर और बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं कि बीजेपी के लोग ही भेजते हैं इस तरह का माहौल बनाने के लिए। आप भी तो सोचिए ना कि जहां से इस तरह की जुबान आती है, आखिर ऐसी जुबान बंद ना कर दी जाए, इसके लिए आप लोगों की ओर से भी कोई कोशिश क्यों नहीं की जाती है? जब भी इस तरह की नारेबाजी होती है क्यों नहीं समझाया जाता है? या फिर ऐसे लोगों को किनारे करके खुद पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जाता है? वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों होती है? ये भी तो बात है ना मौलाना पीर अली कादरी साहब। इस बात को समझना होगा कि देश के खिलाफ गद्दारी है अगर आप पाकिस्तान के समर्थन में हिंदुस्तान के किसी भी कार्यक्रम में इस तरह का नारा लगाते हैं तो। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो नजीर बने और दोबारा ऐसी हिम्मत और हिमाकत करने की कोशिश किसी भी और लोगों की ओर से नहीं की जाए। बीजेपी इस पूरे मामले में आगे क्या करती है, क्योंकि उसी की सरकार है, वहां पर इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे हल्ला बोल में। अभी के लिए बस इतना ही। आज तक बेमिसाल